आपको 2021 से वैकेंसी का इंतजार था, वैकेंसी आ गई। आपको सिलेबस का इंतजार था, सिलेबस आ गया। आपको एग्ज़ाम डेट का इंतजार था, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 22 अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम है। कहने का पर्पज ये है कि यू हैव नो रीज़न, आपके पास अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप नहीं पढ़ो या फिर आपके पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। अगर आपने फॉर्म भरा है, घर वालों को पता है कि आप तैयारी कर रहे हो, आप खुद भी कन्विंस्ड हो कि आप तैयारी कर रहे हो, और ये सब होने के बाद भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, फिर तो भाई आपका गुनाह ऐसा है कि आपको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो बिना एक्सक्यूज के अब पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में ये होता है कि यार अब मात्र 5 महीने बचे हैं, क्योंकि जो साल था वो तो हमने इंतजार में काट दिए। कुछ लोग इंतजार में, कुछ लोग किसी की याद में, मतलब जहां भी आपका दिमाग लगा था वहां पे बिता दिए। अब मात्र 5 महीने हैं, 5 महीने में तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये पूरी एनालिसिस, और ये मैं बता रहा हूं ना विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे एग्जाम पेपर दे के आके मन में भड़ास हो तो गाली दे सकते हो, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ड्यूटी, विथ मोरल ड्यूटी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है आपका सिलेबस पढ़ने के लिए। और ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, मैंने आपका मैक्सिमम सिलेबस पढ़ाया हुआ है। और 2019 मतलब 2020 कह लीजिए, 2020 से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नहीं तो आपके दोस्त मित्र रिलेटिव जो आरटीओ में होंगे उनसे आप पूछ लेना, लास्ट टाइम जो सेलेक्ट हुए होंगे, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। सिलेबस को कई बार मैंने पढ़ाया है और कई बार पढ़ाया है। आपको पता ही है कि पढ़ने में कम टाइम लगता है, पढ़ाने के लिए पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो सब कुछ इंक्लूड करके मैं ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। एक एक आवर की स्टडी बताऊंगा मैं आपको, एक सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है वो भी बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा 1 बाय 1 करके। उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन अपना कर देता हूं। आपकी इच्छा हो तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। जैसे भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसी का कोर्स बाय करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ते हो। सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, मेरा कोर्स पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, किसी और का पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। वो डिपेंड है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ अच्छी है, किसका पढ़ाया आपको समझ में आता है, कौन ज़्यादा एफर्ट डाल के पढ़ाता है, वो सब आपको डिसाइड करना है। आप रिव्यू ले सकते हो मेरे बारे में भी, किसी और के बारे में भी। तो मनु एकेडमी लाइव आपको ओपन कर लेना है। आप कोर्स में चले जाओगे तो यहाँ पे नीचे एक आपको एक्ट का कोर्स नजर आएगा, जिसमें आपका जो टोटल एक्ट वाला पोर्शन है वो कवर होगा। उसमें कुछ बदलाव है पिछली बार से, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। और ये आपका द्रोणा बैच है, टेक्निकल का है, इसमें आपका टेक्निकल कवर है। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर है, आपको पढ़ना है उस पीरियड में। ये जो पीरियड है इसमें हम क्या करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे, जो पोर्शन नया ऐड हुआ है वो सब आएगा, सब आएगा। तो आप चाहो तो ये दोनों कोर्स बाय कर सकते हो, दोनों में से कोई एक बाय कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। अब लौटते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उस पे। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, अगर नया तैयारी कर रहे हो आप तो ये तो जो मैंने बताया सब डाउट रहेगा भाई, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अगर पहले से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी थी उसमें चूक गए थे, तब तो आपको डाउट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 2-4 टॉपिक का चेंजेस है, 2 टॉपिक रिमूव किया गया है एक्ट एंड रूल का, और 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड किए हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल वो हटाया गया है, पर वो आपको पढ़ना है। हटाया गया है तो भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो ऐड है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंजेज नहीं है। अब ये मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, और इस सिलेबस में 2 पॉइंट मैंने मार्क करके मेंशन किया हुआ है। आपको वो 1 बाय 1 करके मैं बता देता हूं वो है क्या, ठीक है। और 3 चीजें बेसिकली है, एक हाईलाइट किया गया है, एक मार्क किया गया है। एग्जाम स्कीम के बारे में आपको पता ही होगा कि एग्जाम आपका 250 मार्क्स का है, जिसमें 50 मार्क्स आपका गुजराती है, 125 मार्क्स आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है, और 75 मार्क्स आपका एक्ट एंड रूल्स है। ये आपको पार्ट दिया गया है। एक ही पेपर होगा, पेपर की लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी और गुजराती होगी, मतलब डुअल लैंग्वेज होगा, क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। पर जो गुजराती ग्रामर वाला पोर्शन है वो तो गुजराती में होगा, उसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है।
मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी एनर्जी यहां पे वेस्ट ना करो, आप डायरेक्टली पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, ये आपके पेपर एनालिसिस दिया गया है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, तो फर्दर इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। यहां आप जब सिलेबस करोगे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे मैंने 3 चीजें यहां पे मेंशन किया हुआ है। एक ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है 5 to 6 मेंशन किया गया है, एक 3 to 5 मेंशन किया गया है। इसी तरीके से हर कॉर्नर में ब्लू में मेंशन किया है मैंने, और यहां पे रेड में मेंशन किया है, और कुछ चीजें हाईलाइट किया है। ये है क्या? जो मैंने हाईलाइट किया है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा चांसेज हैं कि वहां से क्वेश्चन आए, तो उसको थोड़ा सा आपको इंटेंस करके पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उस थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा ढंग से पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, नियर अबाउट सारे टॉपिक्स में मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कितने आवर आपको लगेंगे पढ़ने में, वो मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मार्क्स मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रोजेक्शन पढ़ लीजिए, फिर टॉलरेंस एंड फिट पढ़ लीजिए। इन 2 टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से मैकेनिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। और मात्र वर्क एनर्जी थियरी, फ्रिक्शन और मोशन, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे इन तीनों का कंबाइंड फंडामेंटल पे क्वेश्चन हो, यहां से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत मुश्किल नहीं, आपने पहले से पढ़े हुए कुछ कुछ चीजें आप में है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ाया गया कोर्स में अगर आप हो तो आप कर पाओगे। क्या मुश्किल है करना? नहीं। उसी तरीके से थियरी ऑफ मशीन है। और मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखे हैं भाई ना, वो ऐसा नहीं कि सबके लिए मतलब एक जैसा ही है। किसी को कोई टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तो उसको कम टाइम लगेगा वो पढ़ने में, किसी को किसी टॉपिक में आप इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। पर ये ऑन एन एवरेज टाइम है कि आप कर सकते हो इतने टाइम में। थियरी ऑफ मशीन में इस तरीके से 15 to 17 मार्क्स या एक्सपेक्टेड है कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतने मार्क्स के आएंगे। इसमें भी मैंने बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन, वो आपके मॉस वाला स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, उसकी डिफिनीशंस की बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर मटेरियल प्रॉपर्टी हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे टॉर्शन, बेंडिंग, फिर वाइब्रेशन, गवर्नर, आपका वाइब्रेशन और फ्लाईव्हील, ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपको यहाँ से करने हैं, जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल में बेसिकली सोलर, विंड और बायोमास, जिसमें सोलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद विंड, उसके बाद बायोमास। ये 3-4 टॉपिक हैं, आपको करने हैं, कराए भी गए हैं, एमसीक्यूज भी कराए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल भी इसके अच्छे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इन्हीं के फंडामेंटल आपके हीट ट्रांसफर में भी कुछ बेसिक आइडिया रहता है तो आप कर पाते हो आसानी से। आपके रेफ्रिजरेशन वाले टॉपिक में भी काम आते हैं, आपके पावर प्लांट वाले अगर कोई टॉपिक है उसमें भी काम आते हैं। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, पर कुछ साइकिल से क्वेश्चंस वहां पे आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको, ये मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट आपको बताए, तो ये सारा ही आपको करना है, प्रैक्टिस के साथ करना है। 40 से 50 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। इससे ज्यादा टाइम तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करने में नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्यों लगना चाहिए? नहीं, इतना ब्रॉडर वे में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। ये तो आपको फंडामेंटल आता है, बस एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, फिर कोई फंडामेंटल भूल गया फिर करके फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आईसी इंजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कम टॉपिक पढ़ के ज्यादा नंबर कहां से लाए जा सकते हैं, वो है आपका आईसी इंजन। पर अगेन बेसिक फंडामेंटल आपका थर्मल का क्लियर होना चाहिए, तो आईसी इंजन आप आसानी से कर पाओगे। बट बिलीव मी, कोर्स में बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे एक्सप्लेनेशन के साथ कराया हुआ है, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने मार्क कर रखा है, कितना टाइम लगेगा, कितने मार्क्स के आएंगे, उसी तरीके से सारे टॉपिक में मैंने मार्क्स कर रखा है। और मैं अभी इनका कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपके पास इतना टाइम है कि आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो, जो कंफ्यूजन है उसको लिख सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, सब कर सकते हो आप। ये सब ऑटोमोबाइल वाला ही पोर्शन है, पर छोटे छोटे टॉपिक बना के इसको अलग दिया गया है। इसमें व्हील अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आता है, और ये सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपके ई जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहीं से आ जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। मैंने आपके जब पढ़ाया है तो बताया भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरीके से आपके एक्ट एंड रूल में आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है या सबसे ज्यादा टाइम आपको लगता है मोटर व्हीकल एक्ट में, क्योंकि बाकी सारी चीजें मोटर व्हीकल एक्ट के ही डेरिवेटिव हैं। आपको मोटर व्हीकल एक्ट समझ में आ गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बाकी चीजें आसानी से कर सकते हो, मुश्किल नहीं होगा। मोटर व्हीकल एक्ट डिटेल में एक एक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ विथ एमसीक्यू, जितने भी टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं सब कराया गया आपके कोर्स में। आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, सीएमबीआर जीएमबीआर अभी मैंने नहीं कराया, करा दूंगा, डोंट वरी।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बट अभी आपका वो भी आ जाएगा, जो नए टॉपिक ऐड हैं वो भी आ जाएंगे। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखिए 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे में कर सकते हो। गुजरात रोड सेफ्टी से थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए भाई, उसके हर सेक्शन को पढ़ लीजिए, सब सेक्शन को पढ़ लीजिए, पोस्ट क्या है वो याद कर लीजिए, प्रोविजंस क्या है वो याद कर लीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी थोड़ा सा रिलेटिवली मतलब वेटेज ज्यादा है, 3 से 5 नंबर का पॉसिबिलिटी आएगा। ये आपके मोटर व्हीकल एक्ट वाले पोर्शन में ही करा दिया है मैंने, तो ये 3 to 5 मार्क्स। ये टॉपिक्स जो 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 और ये आपका 16, ये नए ऐड हुए हैं, पर बहुत ही मतलब छोटे टॉपिक हैं। देखिए 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 1 से 2 घंटे, ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें भी मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पहले से कराया, जैसे गुड सैमरिटन के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट में मैंने बताया, फिर से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनके जगह पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हटा है वो भी आपको करना है। मैंने पहले भी कहा, उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि वो एज मान लीजिए हिस्सा मान लीजिए ऑटोमोबाइल का, ठीक है, नहीं मेंशन तो भी मान लीजिए। बाकी ये जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं ये आपके सिलेबस में आ जाएंगे, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिटेल में टॉपिक भी आएगा, उसका एमसीक्यूज भी आ जाएगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनका वेटेज भी उसी तरीके से, किसी से 1 से 2 नंबर, किसी से 2 से 3 नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको करा दिया जाएगा, आपको इसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत। और ये तो आपको कराया ही गया है, मतलब ये व्हीकल लिमिट आपको ऑलरेडी बताया गया है, अपडेटेड बता दिया जाएगा दोबारा से। सैमरिटन के बारे में, हिट एंड रन केस के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, किसको कहेंगे, क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में कहा। पर फिर से ये सारे टॉपिक्स क्योंकि एक टॉपिक बन के ऐड हुए हैं, तो फिर से इन टॉपिक को कराया जाएगा, ठीक है। फिर लैंडमार्क जजमेंट है, जिनसे थोड़े क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है रिलेटिवली टू अदर, तो ये 4 से 5 घंटे या 6 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल बता दिया मैंने आपको कि वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इनमें मतलब वाइड स्प्रेड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो नियर अबाउट सारे टॉपिक से मतलब रेंडमली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है और इनमें फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन बेस्ड रहते हैं, इंटरप्रिटेशन बेस्ड रहते हैं, तो मतलब मान लो कहीं से भी, जहां से भी मन किया एग्जामिनर का वहां से बना देगा। इसलिए ये आपको थॉरोली पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इसके, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब ये जब टाइम जो मैंने आपको बताया ना, अगर ये टाइम आप ऐड करोगे तो ये टाइम आपको, मतलब अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट का जो, सॉरी पहले टेक्निकल की बात कर लेते हैं। अगर मैं टेक्निकल कहूं ना, तो टेक्निकल आप कर सकते हो 200 आवर से लेके 250 आवर में। ये मतलब कम से कम 200, ज्यादा से ज्यादा 250। अगर आप मतलब थोड़े से पहले से कम पढ़ा है, थोड़ा टाइम निकल गया पढ़े हुए, थोड़ा भूल रहा है, यूनिवर्सिटी में ठीक से नहीं पढ़ा आपने, फिर भी आप कमिटेड हो, तो 250 आवर से आपको ज्यादा नहीं लगेगा पूरा टेक्निकल करने में। और मैंने पहले भी कहा कि ये मैं कमिटमेंट के साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपको 100 से लेके 125 आवर तक लग जाएगा आपका जो दूसरा वाला पोर्शन है एक्ट एंड रूल करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि टोटल टाइम आपको 300, अगर आप थोड़ा पढ़े हो पहले से, ठीक ठाक हो, दिमाग ठीक ठाक है, बाकी चीजें रिवाइज हैं, भूले नहीं हो, तो आपको लग जाएगा, या फिर 375 आवर मैक्सिमम इसमें तो हो ही जाएगा। मान लीजिए लमसम 400 आवर, यही लगेगा ना। और आज की डेट से बात करेंगे तो आपके पास भाई 5 मंथ है, अगर आज से आप जग गए हो ना तो 5 मंथ है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, आप बताओ मुझे कि 30 दिन ले लेते हैं एक महीने में। मैं कहता हूं कि 30 दिन कोई नहीं पढ़ पाता, ये बात बिल्कुल सही है। 25 दिन तो पढ़ लोगे यार, कमिटमेंट तो दो भाई, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहोगे नहीं सर 30 दिन में हम 15 दिन पढ़ेंगे, तो मत पढ़ो भाई, छोड़ दो, मजे करो, वो भी 15 दिन मजे करो, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो मैं एज्यूम करता हूं कि भाई आप 25 दिन तो पढ़ोगे 30 दिन में, 3-4 दिन कोई जरूरत की निकल गए, कभी कोई कहीं जाना पड़ा, कहीं ऐसे वेस्ट हो गया, कभी बीमार पड़ गए, 25 दिन पढ़ोगे। डेली मैं मानता हूं 6 से 8 घंटा, अगर आप प्योर तैयारी कर रहे हो तो 6 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज मान के चलें कि 6 से 8 घंटे आप पढ़ोगे। और इतना पढ़ना ही पड़ेगा, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई मेरा मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटे में मान के चलता हूं, 6 घंटे आप डेली पढ़ोगे और आपके पास 5 महीने हैं। ये जब आप टोटल कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये आपका हो जाता है 750 आवर के आसपास, ठीक है। ये हो जाता है 750 आवर के पास, और ये आपके इसके 2 टाइम के आसपास है। और अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे ये अराउंड हो जाएगा 1000 आवर के आसपास, मतलब ये इसका 3 टाइम है।
मतलब जितना टाइम आपको चाहिए सिलेबस कवर करने में, अभी भी आपके पास उससे 2 गुना 3 गुना टाइम है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप करना चाहते हो तो, आपका इंटेंशन है तो, आप जॉब लेना चाहते हो तो। और मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा, अगर आप इस बार जॉब नहीं ले पाते तो भूल जाओ कि एमबीए की जॉब कब आएगी। आरटीआई मैंने भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने भी किया है, नियर अबाउट सारी जॉब फील्ड है। अब फिर लोग रिटायर होंगे, कब कलेक्शन होगा, पोस्ट का कब आएगी, राम भरोसे। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट चांस है, झोंक दो खुद को आप, मतलब झोंक दो एकदम, कुछ नहीं, 5 महीने कुछ देखना ही नहीं, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। ठीक है, सफिशिएंट टाइम नजर आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मेहनत भी है, थकान भी हो जाती है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जनरली ये देखा जाता है कि जो बच्चे जॉब करते हैं ना, अब वो जब तैयारी करने आते हैं तो उनके ऊपर इतना बर्डन होता है पहले से कि उनकी पढ़ाई की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उनको जॉब जाने का डर है, वो कॉर्पोरेट को समझते हैं, वो कैसे समझते हैं कि जी हजूरी कितना करना पड़ता है, मेहनत को रिवॉर्ड नहीं मिलता है, जॉब सर्टेनिटी मतलब उसमें अनसर्टेनिटी है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है। तो ये सब चीजें जब आती हैं और जब वो तैयारी करने आते हैं तो उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, मतलब रिलेटिवली इन लोगों से ज्यादा एफिशिएंसी होती है उनकी। मैं नहीं कह रहा कि इनकी नहीं होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज्यादा होती है। बहुत सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया है, बच्चा तो जोमेटो की डिलीवरी कर रहा था, वो भी टॉप रैंक में आया था पिछली बार। तो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप 3 से 4 घंटा भी निकाल पाते हो पढ़ाई के लिए, तो भी क्या ये टारगेट आप कवर नहीं कर पाओगे? आसानी से टारगेट आप कवर कर लोगे इतने टाइम में। थोड़ा सा आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा चूज एंड पिक करना पड़ेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये टॉपिक छोड़ना है, ये पहले कवर करना है। इस तरीके से करके आप कर सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ये एक्सक्यूज है कि कम टाइम है। आपको बस कमिटमेंट के साथ, फुल डिलीवरी के साथ, दिल दिमाग एक जगह रख के, बिना किसी के याद के बस पढ़ाई, मतलब रात में सो तो सपना भी महबूब का नहीं, पढ़ाई का आना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इतना डेडिकेशन, इतना पैशन अंदर होना चाहिए कि इस तरीके से हो, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और हम आपके साथ हैं, 5 महीने अब हमारे पास है, मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर है, 90-95% से ज्यादा सिलेबस कवर है। अब आपको हमको क्या करना है, आपका जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है वो कराने हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कराने हैं, टेस्ट कराने हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना है, आपको थोड़ा सा धक्का मारना है, थोड़ा मुक्का मारना है, सब करते रहना है। और ये सब हमारे करने के बाद और आपके कमिटमेंट के बाद फिर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया है। गड़बड़ी नहीं कहेंगे, ब्लंडर किया है आपने खुद के साथ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य से पढ़ते फिर भी नहीं होता है, वो छोड़ दीजिए। किसी के साथ अनफॉर्चुनेट कुछ हो गया, मतलब कई बार दिमाग एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है, कई बार मतलब हैंग हो जाते हैं हम, कई बार कई इशूज होते हैं, पर सारी चीजें आप ठीक से करो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज में इसलिए कहता हूं आप कंटिन्यूअसली दीजिए। टेस्ट सीरीज का जब इवैल्यूएशन करते हो आप, जो जो गलतियां आपसे हुई, आपने फॉर्मूला भूला लिख लीजिए, फॉर्मूला भूल गया, ये फंडामेंटल भूल गया लिख लीजिए, क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में गलती हुई लिख लीजिए, जल्दीबाजी में ऑप्शन पढ़े गलती हो गया क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या गलती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है लिख लीजिए, सब चीज लिख लीजिए। और जो गलतियां हो रही हैं उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कोशिश करिए वो गलतियां ना हो या कम से कम हो वो गलतियां। इस तरीके से इन 4-5 महीने में आपको खुद को इंप्रूव करते रहना है। देखिए फाइनल रिजल्ट फाइनेस्ट होगा, बेस्ट होगा आपके लिए। और ये 5 महीने जिंदगी सुधारने के लिए देना बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर आप फ्रेशर हो तो भाई नई एनर्जी के साथ लगे हो, रिपीटर हो, सबके पास अपना अपना मोटिवेशन है। रिपीटर हो, आपने दुनिया देखा है, जिंदगी के ताने सुने हैं, घर वालों के ताने सुने हैं, दोस्तों के ताने सुने हैं, आपके पास उसका मोटिवेशन है मुझे कुछ करके दिखाना है। फ्रेशर हो, नई जोश नई एनर्जी है। जॉब करते हो, उसका मोटिवेशन है कि बॉस खड़ूस है, जाना आना पड़ता है, इतना मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रहा करियर में। तो हर किसी के पास अपना अपना मोटिवेशन है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव है करने का। उस ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करिए, खुद को मोटिवेट करिए, मोटिवेट रखिए और पढ़िए। कमिटमेंट के साथ पढ़िए, श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी कोई पर्सनल कम्युनिकेशन करना है तो पर्सनल मैसेज करिए, ग्रुप कम्युनिकेशन, कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम, मतलब हर जगह खुला है। आइए, कुछ भी डाउट है आपके, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस करिए। पर्सनल, पब्लिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, दिल खुला है, दिमाग खुला है, प्लेटफॉर्म खुले हैं। आइए मिलेंगे, बात करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।